के अंदर सिर्फ पुल नहीं गिरा है, बल्कि एक सपने का बिखर जाना है। आईआईटी रुड़की ने जब ये बात बताया कि उसके अंदर डिजाइन का फॉल्ट है, तो बाकी पूरे प्रोजेक्ट को भी जांच करने के लिए आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की और आईआईटी पटना को ये जिम्मा दिया गया था। तो निश्चित तौर पर जब तक इन तीनों संस्थानों ने अगर रिपोर्ट नहीं दिया था, तो किसी भी स्थिति में उसमें काम नहीं होना चाहिए था। जानते हैं सुल्तानगंज में लाखों की संख्या में लोग आते हैं दूसरे दूसरे जिलों से सावन के समय में। साथ में जो उत्तर बिहार से जो दक्षिण बिहार का जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो जैसे गिट्टी का मामला है, बालू का मामला है, तो बहुत सारी चीज़ों के ट्रांसपोर्टेशन पे बहुत फर्क पड़ता। इन सभी सपनों का बिखर जाना इस पुल ने ये दर्शाया, और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी जी के नेतृत्व वाली जो ये सरकार है, दुर्भाग्य से इनके लिए सिर्फ और सिर्फ सत्ता बचाए रखना और अधिक से अधिक पैसा कमाना रह गया है। पूरे बिहार से भ्रष्टाचार की खबरें आ रही हैं, चाहे वो नल जल का मामला हो या मनरेगा का मामला हो या कोई भी सड़क पुल का मामला हो। 50 से 60% कमीशन बिल्कुल आम बात है। और अगर कोई कमीशन का मामला नहीं है, तो अभी तक सिंगला जो कॉन्ट्रैक्टर है उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? नीतीश कुमार डिप्टी सीएम कहते हैं कि हम युवा हैं और हम एक नई तकदीर लिखेंगे बिहार को। तो ये ऐसे युवा हैं जो भ्रष्टाचार के सवालों का जवाब देते देते कोर्ट और कचहरी से थक नहीं रहे हैं। देखिए, ये राज्य है बिहार। यहाँ कभी 70 लाख के ड्रोन जो शराब खोजता है वो गायब हो जाता है, तो कभी हवा से पुल गिर जाता है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए आरएलजेडी के प्रदेश प्रवक्ता राहुल जी हैं। राहुल जी, आज से पहले पुल गिर जाता है, कैसे देखते हैं इस पुल को गिरते हुए, किस स्तर से? देखिए, बिहार के अंदर सिर्फ पुल नहीं गिरा है, बल्कि एक सपने का बिखर जाना है। हवा के झोंके में जिस तरह से 30 अप्रैल 2022 को ये पुल गिरा और 1 साल से ज़्यादा समय हो गया। आईआईटी रुड़की ने इस बीच अपनी रिपोर्ट में कहा कि डिज़ाइन में कुछ फॉल्ट है, और उसके बावजूद जिस तरह से ये काम होता रहा है, और बीच में एक बार विधानसभा के पटल में बजट सत्र के दौरान वहाँ के स्थानीय विधायक प्रवक्ता के जो जदयू के ही सत्ताधारी दल के विधायक हैं, डॉक्टर संजीव, उन्होंने सवाल पूछा है, और उस विधानसभा में वो बातचीत में वो कहते हैं, मंत्री से भी सवाल पूछते हुए, कि हमारे पास कई ऐसी तस्वीरें हैं जहां पुल गिरने के बाद भी काम जारी है, और जो नए स्पैन और पिलर खड़े किए जा रहे हैं उसके अंदर भी दरारें दिख रही हैं, और उसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और उसमें तेजस्वी जी बिल्कुल अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहते हैं कि अभी तक कोई रिपोर्ट आई है मुझे नहीं मालूम है, जैसी रिपोर्ट आ जाएगी तो हम देख लेंगे। जबकि ये बात खुले में है कि 2 महीने के अंदर ही आईआईटी रुड़की ने ये बात बता दिया था, और उसके बाद आईआईटी रुड़की ने जब ये बात बताया कि उसके अंदर डिजाइन का फॉल्ट है, तो बाकी पूरे प्रोजेक्ट को भी जांच करने के लिए आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की और आईआईटी पटना को ये जिम्मा दिया गया था। तो निश्चित तौर पर जब तक इन तीनों संस्थानों ने अगर रिपोर्ट नहीं दिया था, तो किसी भी स्थिति में उसमें काम नहीं होना चाहिए था, और बिहार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और एक बार फिर से 13 महीने के बाद ये पुल फिर से भरभरा करके गिर गया। पूरी दुनिया ने इसको देखा, और जिस नीतीश कुमार जी का पुल निगम घाटे में कभी चलता था और वो बहुत फायदे में चलने लगा था, वो पुल निगम का ये प्रोजेक्ट, जिसको नीतीश कुमार जी ने ड्रीम प्रोजेक्ट बताया था, अगवानी से सुल्तानगंज का जो ये रास्ता है, 90 किलोमीटर के सफ़र को घटा करके 25-30 किलोमीटर कर देता। प्लस जो आप जानते हैं सुल्तानगंज में लाखों की संख्या में लोग आते हैं दूसरे दूसरे जिलों से सावन के समय में। साथ में जो उत्तर बिहार से जो दक्षिण बिहार का जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो जैसे गिट्टी का मामला है, बालू का मामला है, तो बहुत सारी चीज़ों के ट्रांसपोर्टेशन पे बहुत फर्क पड़ता। इन सभी सपनों का बिखर जाना इस पुल ने ये दर्शाया, और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी जी के नेतृत्व वाली जो ये सरकार है, दुर्भाग्य से इनके लिए सिर्फ और सिर्फ सत्ता बचाए रखना और अधिक से अधिक पैसा कमाना रह गया है। पूरे बिहार से भ्रष्टाचार की खबरें आ रही हैं, चाहे वो नल जल का मामला हो या मनरेगा का मामला हो या कोई भी सड़क पुल का मामला हो। 50 से 60% कमीशन बिल्कुल आम बात है। और अगर कोई कमीशन का मामला नहीं है, तो अभी तक सिंगला जो कॉन्ट्रैक्टर है उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? नीतीश कुमार जी को बताना पड़ेगा ना कि 13 महीने हो गए हैं। डिप्टी सीएम कहते हैं कि हम युवा हैं और हम एक नई तकदीर लिखेंगे बिहार को। तो ये ऐसे युवा हैं जो भ्रष्टाचार के सवालों का जवाब देते देते कोर्ट और कचहरी से थक नहीं रहे हैं।
लेकिन फिर भी इन्हीं के विभाग का एक पुल गिर जाता है और अपने को ये पाक साफ बताने की कोशिश भी नहीं करते हैं कि कोई कार्रवाई करें उस कंपनी पर या अधिकारियों पर। एक मिनट घेराव करेंगे आप इससे पहले कहीं 13 महीने पहले एक और पुल गया है, उस समय आपके नेता जदयू में थे, नीतीश कुमार के थे, उस समय क्या नहीं होता था भ्रष्टाचार? क्या आपके नेता उस समय थे तो उस समय भ्रष्टाचार नहीं होता था? नेता आपकी इस तरफ आ गए तो भ्रष्टाचार आ गया क्या? देखिए, आपको ऐसा लगता है कि हम लोग जो है जब वहाँ थे तो इन सब सवालों पर नहीं बात करते थे। निश्चित तौर पर हमने सिद्धांत के साथ इस पार्टी से अलग होने का फैसला किया था। सिद्धांत बहुत क्लियर था कि हम बिहार की तरक्की देखना चाहते हैं, हम बिहार को बेहतर देखना चाहते हैं, बिहार के अंदर शिक्षा के सवाल पर हम बेहतर देखना चाहते हैं, हम कॉलेजियम सिस्टम को बेहतर बनाना चाहते हैं, न्यायपालिका में सभी लोगों को एक गरीब ब्राह्मण का भी बच्चा है तो उसको बराबर का अधिकार मिले। आपके नेता तो मंत्रिमंडल में भी रहे, तो उस समय ये तमाम सवाल आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि जब हम एनडीए में मंत्री थे तभी हमने पूरे देश में कॉलेजियम सिस्टम पे आंदोलन किया। मंत्री रहते हुए, हमने शिक्षा मंत्री रहते हुए, जदयू में रहते हुए हमने बिहार के अंदर आंदोलन किया कि यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय के सवाल पर लड़ा जाए। हमने हड़ताल किया, हमने सड़क पर मार्च किया। आप कैसे ये कह सकते हैं कि हमारे नेता चुप थे? तो उस समय भी तो हमारे नेता लगातार सवालों पर लड़ते रहे हैं, संवाद करते रहे हैं और जब 13 महीने पहले ये पुल गिरा था तब निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी की ये कमजोरी है, कहीं न कहीं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तभी आज तक उन्होंने इस पर कार्रवाई नहीं की है। और इन्हीं सब सवालों के डिफरेंसेज, आप ऐसा नहीं होता है कि आज आपसे कोई डिफरेंसेज हुआ, हमने स्विच ऑन किया आप कमरे से बाहर चले गए, फिर स्विच ऑफ किया आप कमरे के अंदर आप आ गए, ऐसा नहीं होता है। आप लगातार ये सवाल उठाते हैं। हमने शिक्षा के सवाल पे, कॉलेजियम के सवाल पे, भ्रष्टाचार के सवाल पे कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बात की है। जब हम केंद्र में थे तो कई बार हमने वहाँ भी बात किया और जब हमारा डिफरेंसेज लगा कि हम इन सवालों के जवाब यहाँ पे नहीं मिल रहा है तब हमने अपना रास्ता अलग किया। और उस वक्त बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम सिर्फ एमपी, एमएलए और एमएलसी बनने के लिए सिर्फ सत्ता में रहते हैं, तो हमने बहुत मजबूती से उन सब चीज़ों को लात मारने का काम किया है। अगर 6 महीने भी अगर आप किसी को मंत्री बना देते हैं तो वो जीवन पर्यंत अपने को आह्लादित समझता है। वो मंत्री पद इन्होंने छोड़ने का काम किया। लोग आरोप लगा रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो नीतीश कुमार से निकाला, ऐसा आरोप है ना? तो अगर उप मुख्यमंत्री का सवाल था, अगर आपको ऐसा लगता है कि उप मुख्यमंत्री का सवाल था, तो आप मुझे बताइए कि जिस तरह से बिहार के अंदर जो नई सरकार बनी है उसके बाद भय का जो मसला उठा है, जो अपराध का जो सवाल उठा है, क्या इसको हम भूल जाएं? क्या 90 से लेकर के 2005 के दौरान जिस तरह से जो आंदोलन इस बिहार के सैकड़ों ने, हजारों ने, लाखों लोगों ने किया और एक विरासत बनाने का काम किया और एक बेहतर सत्ता के लिए, एक बेहतर सरकार के लिए, बेहतर शासन के लिए उन्होंने एक मैंडेट लेने का काम किया। और जब सरकार उससे डिरेल होकर के फिर उन्हीं आतताइयों के साथ जब सरकार बना लिया तो निश्चित तौर पर हमने अपनी राय बदली। इसमें कहीं एमएलसी और मंत्री या डिप्टी सीएम का मसला नहीं था। आपने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा था कि हम मंत्री नहीं बनना चाहते हैं, हम संगठन में रहना चाहते हैं, संगठन ठीक करना पड़ेगा। एक और सवाल था डिफरेंसेस का जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पब्लिक डोमेन में नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हमने बहुत मजबूती से काम किया है, लेकिन बिहार में जदयू का जो कार्यकर्ता है वो आहत महसूस कर रहा है। बिहार के अंदर कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं होती है। ये कहते हैं कि ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हम कह रहे हैं कि ये कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार नहीं करते हैं। हम कह रहे हैं कि 20 सूत्री क्यों नहीं गठित करते हैं। ये पहले पहले मेरा जवाब सुन लीजिए। अगर ये हजारों कार्यकर्ता 20 सूत्री से लेकर के आयोग में आएंगे, ये सरकार के हर काम पर नजर रखेंगे, ये अधिकारियों पर सवाल उठाएंगे, नीतीश कुमार जी से डरते हैं। ये समझते हैं कि जनता का जो ये कार्यकर्ता आएगा ये हमारे भ्रष्टाचार पर सवाल उठाने लगेगा, इसलिए वो डरते हैं। इसीलिए पिछले 10 साल से जो है वो आयोग नहीं बना रहे हैं या 20 सूत्री नहीं बना रहे हैं, कार्यकर्ताओं को भी नहीं पूछते हैं, सिर्फ मटन भात खिलाते हैं। लास्ट सवाल ये है कि आपके नेता शिक्षा मंत्री रह चुके, तो उस समय शिक्षा पर क्यों नहीं ध्यान दिए? उस समय विद्यालय का हाल क्यों नहीं, जहाँ टीचर को ए फॉर एप्पल का स्पेलिंग नहीं पता रहा, तो उस समय क्यों नहीं आपके नेता ध्यान दिए शिक्षा पर? अभी ध्यान देने के लिए चले। मुझे लगता है कि आप थोड़े ज़्यादा उद्वेग में आप हैं। आपके सवालों का कोई आधार नहीं है। अगर आपने उपेंद्र कुशवाहा जी को अगर आपने फॉलो किया होगा तो मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने 25 सूत्री मांग
इन्होंने बिहार सरकार को सौंपा था, जिसमें पहला सवाल था, इन्होंने डिमांड रखा था कि बिहार के अंदर शिक्षकों की भर्ती के लिए एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो जिससे क्वालिटी शिक्षक आए। इन्होंने ये भी कहा था कि जो शिक्षक मौजूदा हैं उनकी एक परीक्षा लीजिए, जो पास करते हैं उनको परमानेंट करिए, और जो फेल कर जाते हैं उनको शिक्षक नहीं रखिए, उनको खाना बनाने से लेकर के जो गैर शिक्षण कार्य हैं उसमें उनको लगाइए। आप उनका 25 सूत्री डिमांड आप देख लीजिए। वो तो बिहार सरकार से लड़ करके कई सवालों पर वो बात करते रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय को लेकर के बात करते रहे हैं, शिक्षण पठन पाठन को लेकर के बात करते रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी की खासियत यही है कि शिक्षा के सवाल पर इन्होंने केंद्र से लेकर के राज्य स्तर पर, सड़क से लेकर के संसद तक इन्होंने संघर्ष किया है। शिक्षा जैसे सवाल को बिहार का कोई भी नेता, देश का कोई नेता सवाल नहीं बनाना चाहता है। वैसे समय में हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने शिक्षा के सवाल पर भूख हड़ताल तक करने का काम किया। तो अगर आप उपेंद्र कुशवाहा जी को फॉलो करते होंगे तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो कई बार शिक्षा के सवाल पर बहुत तीखा गए हैं, तीखी लड़ाई हुई है। अच्छा, आपने कहा कि उस समय ये 25 सूत्रियों में मांग में रखे थे कि शिक्षा जो है उसमें टीचर की अच्छे से परीक्षा ली जाए, जो शिक्षा का भी है उनको फिर से परीक्षा ली जाए। तो क्या ये जो 2023 नियमावली आई है शिक्षा, इससे आप लोग सहमत हैं? इसमें हम दो बात से असहमत हैं। पहली बात तो ये कि 3 तरह का कैडर बन गया है। एक जो लालू जी के समय में था उसका एक अलग वेतन कैडर है, सर्विस कैडर है। एक जो नियोजित शिक्षक है उसका अलग कैडर है, और एक ये जो नया कैडर है बनेगा वो। ये सभी आपस में नूरा कुश्ती करते रहेंगे और कोई पढ़ाई नहीं होगी। मेरा मानना है कि जो हमारी पार्टी मानती है और हमारे नेता भी मानते हैं कि सभी शिक्षकों की परीक्षा लीजिए, जो उसमें पढ़ाने लायक हैं उनको आप परमानेंट करिए, उनको आप शिक्षक बनाइए, लेकिन जो फेल कर जाते हैं उनको भी आप हटाइए नहीं, क्योंकि आपने नियुक्ति किया, आपने गलत नियुक्ति की है। लेकिन नहीं, आप कह रहे हैं कि उनको नियोजित शिक्षक बनाया जाए, तो वो पढ़ाएंगे ना, तो फिर क्या फायदा हुआ? आप भी पढ़ाएंगे, मैं भी पढ़ाऊंगा, मैं क्वालिटी वाला हूं, आप क्वालिटी वाले नहीं है, तो हम अच्छा पढ़ाएंगे, आप खराब पढ़ाएंगे, फायदा क्या हुआ इस पूरे प्रोसेस का? फिर आपको ऐसे काम में लगाया जाए, 50 विभाग हैं, आप वहां उनको लगा दीजिए जहां पे वो गैर शिक्षण का कार्य करेंगे, वो भी परमानेंट टीचर रहेंगे, परमानेंट नौकरी में रहेंगे। लेकिन जो शिक्षक पास करें सिर्फ उन्हीं को शिक्षण कार्य में लगाया जाए, जो नहीं पास करते हैं उनको भी सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए, लेकिन गैर शिक्षण कार्य में लगाया जाए। देखिए, ये हमारे साथ आरएलजेडी के प्रदेश प्रवक्ता राहुल जी थे। आपने इनकी सभी मसलों पर इनका राय सुना। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मेरा नाम ऋषि है।